नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका इस सीरीज में। हमने अभी तक देखा था, हमने इस सीरीज में 2 कक्षाएं पूरी की, 2 क्लासेस ली, जिसमें सबसे पहले हमने देखा साम्राज्यवादी विचारधारा के बारे में और उसके बाद हमने देखा मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में। साम्राज्यवाद को हमने अच्छे से समझा और उसके बाद हमने मार्क्सवाद को अच्छे से समझा, उसकी पृष्ठभूमि से लेके अंत तक। ठीक है, अब हम इसके आगे मार्क्सवाद के आगे चलते हैं। मार्क्सवाद जब आगे बढ़ के साम्यवाद की विचारधारा को धारण कर लेता है, या किस तरीके से मार्क्सवाद आगे बढ़ के साम्यवाद के स्तर तक पहुंच जाता है, समाजवाद, तो उसको पढ़ेंगे हम। तो साम्यवादी विचारधारा जब हम पृष्ठभूमि बनाते हैं इसके बारे में, तो साम्यवादी विचारधारा के बारे में हम जानते हैं कि इसके उद्देश्य क्या रहे होंगे, इसकी बुनियादी जो मूलभूत विशेषताएं रहती हैं, बुनियादी विचारधारा क्या रही होगी, इसके क्या क्या जो वैचारिक विचारक होते हैं वो कौन रहे होंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या रही होंगी। इसमें इसके आगे देखेंगे हम जो इसका ऐतिहासिक रूपांतरण हुआ, जिसमें अलग अलग देशों में साम्यवाद की स्थापना हुई, इसके बारे में जानेंगे हम। और अंत में हम इनकी आलोचनाओं के साथ ही इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम साम्यवाद की एक पृष्ठभूमि बना लेते हैं कि किस किस तरीके से हम साम्यवाद को पढ़ने वाले हैं। तो साम्यवाद में सर्वप्रथम साम्यवादी विचारधारा है। साम्यवादी विचारधारा का उद्भव कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो साम्यवादी विचारधारा का उद्भव मार्क्सवादी विचारधारा से ही होता है, जो कि समाजवादी विचारधारा कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इसमें सबसे पहले हम इनके उद्देश्य देखते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य के बाद जब हम दूसरी चीज देखते हैं तो इसमें हम बुनियादी विचारधारा देखते हैं कि बुनियाद कहां से आती है, इसकी बुनियाद कहां से आती है। तीसरी बार हम देखते हैं तीसरे पॉइंट में हम देखते हैं कौन कौन से विचारक इसमें शामिल होते हैं। फिर हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। पांचवा पॉइंट हम देखेंगे कि ऐतिहासिक रूपांतरण हुआ था जो किन किन राष्ट्रों में साम्यवाद को अपनाया गया, तो इसमें हम ऐतिहासिक रूपांतरण देखेंगे। और अंत में हम देखेंगे इसमें आलोचना। इस तरीके से हम साम्यवाद को पढ़ने वाले हैं। अब साम्यवाद में सबसे पहले हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि किस तरीके से इसके उद्देश्य क्या रहे हैं। उद्देश्य से शुरू करते हैं तो इसके उद्देश्य मूल रूप से 3 उद्देश्य माने जाते हैं। इसके 3 मूल उद्देश्य माने जाते हैं। एक तो शोषण मुक्त समाज, दूसरा आता है वर्ग विहीन समाज, और तीसरा आता है राज्य विहीन समाज। इसको बेसिकली हम समझें तो शोषण मुक्त समाज यहीं से आता है कि जब हमने मार्क्सवाद में पढ़ा, मार्क्सवाद में हमने देखा कि किस तरीके से बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग का जो संघर्ष होता था, या बुर्जुआ वर्ग शोषण करता था किसका, सर्वहारा वर्ग का। इसी वजह से ये शोषण मुक्त समाज की संकल्पना आई। ठीक है, तो शोषण मुक्त, किसी भी वर्ग का शोषण नहीं होना चाहिए, ये शोषण मुक्त समाज की मूलभूत अवधारणा रही। अब वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं हम। वर्ग विहीन समाज का अर्थ यही होता है कि इसमें ना तो बुर्जुआ वर्ग रहेगा, ना ही सर्वहारा वर्ग रहेगा। इसमें दोनों वर्गों को खत्म कर दिया जाएगा और एक बेसिक प्रिंसिपल पर काम किया जाएगा जो समाज के खुद के लोग चलाएंगे उसको। ठीक है, ये सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा आ जाएगी। इधर इसमें हम देखेंगे कि इसमें उत्पादन जो रहेगा, उत्पादन प्रणाली काम करेगी। उत्पादन प्रणाली पूंजीवाद खत्म करके, पूंजीवादी विचारधारा होगी, इसको खत्म करके सामाजिक स्वामित्व, सामाजिक स्वामित्व की अवधारणा आएगी। जब सामाजिक स्वामित्व की अवधारणा आती है तो समाज खुद ही संचालित करता है।
समाज खुद ही संचालित करेगा, तो इसी से आएगा सामूहिक वितरण। सामूहिक वितरण आ जाएगा। अब हम एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जब उदाहरण के तौर पे हम इसको देखते हैं कि जैसे एक गांव है, कोई गांव में 100 किसान परिवार रहते हैं, 100 किसान परिवार रहते हैं। अब अगर उनमें 5 जमींदार हैं, 5 जमींदार हैं, तो ये सारे 100 मिलके इस 5 को टैक्स देंगे। ये हो जाएगा पूंजीवाद, ठीक है, ये पूंजीवाद हो जाएगा। अब जब ये पूंजीवाद को खत्म कर दिया जाएगा, तो ये जो 100 किसान हैं, ये मिलके क्या करेंगे, ये स्वयं आपस में बांट लेंगे। ये हो जाएगा साम्यवाद। साम्यवाद इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है, जो अपन ने किसान वाले मॉड्यूल से समझा। 100 किसान हैं, उत्पादन करेंगे, 5 जमींदारों को टैक्स देंगे, पूंजीवादी विचारधारा होगी, ठीक है। 100 किसान हैं, उत्पादन करेंगे, उत्पादन प्रणाली पे फोकस करेंगे, और सारा जो भी निकलेगा उसको आपस में बांट लेंगे। ये हो जाएगा साम्यवादी विचारधारा। बेसिकली इसी प्रिंसिपल पर साम्यवाद काम करता है। साम्यवाद आगे चल के जो मार्क्सवाद है, वो आगे चल के साम्यवाद की विचारधारा फॉलो करता है। वर्ग विहीन समाज के बारे में अपन ने बात करी, बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग पिछली क्लासेस में कर चुके थे। राज्य विहीन समाज क्या होता है? राज्य विहीन समाज अपन ने यही देखा कि कोई अलग से बॉडी काम ना करे, कोई अलग से बॉडी काम ना करे, ये स्वतः संचालित होता रहे, ठीक है। ये किसी राज्य की जरूरत ना पड़े, किसी ऐसी सत्ता की जरूरत ना पड़े जो उसको ओवरटेक करे। वर्तमान समय में ऐसी चीजें देखना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि अब ऐसी चीजें नहीं होती हैं। सत्ता की आवश्यकता पड़ती है शासन को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। तो ये राज्य विहीन, अपन ने इनके मूल उद्देश्य देखे कि भाई अपन को शोषण मुक्त समाज चाहिए, वर्ग विहीन समाज चाहिए और राज्य विहीन समाज चाहिए। ये बेसिकली इसके उद्देश्य रहे। अब इसके आगे अपन देखते हैं कि बुनियादी विचारधारा क्या रही। इसकी बुनियादी विचारधारा क्या रही होगी? बुनियादी विचारधारा जब हमने अभी डिस्कस किया कि ये समाजवाद या मार्क्सवाद का ही प्रारूप होती है, तो हमने मार्क्सवाद में क्या पढ़ा था? हमने मार्क्सवाद में देखा था ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या होता है। इसकी बुनियादी विचारधारा में सबसे पहले तो ऐतिहासिक भौतिकवाद आता है, जो कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अगर किसी को समस्या आती है इसमें, तो मार्क्सवाद की वीडियो में जाके देख सकता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद। दूसरा, इसको अपन कहते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। दूसरा आता है साइंटिफिक मटेरियलिज्म, या जिसको हम कहेंगे क्या, इसको कहा जाता है दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद या साइंटिफिक सोशलिज्म, सॉरी, वैज्ञानिक समाजवाद। साइंटिफिक सोशलिज्म। साइंटिफिक सोशलिज्म क्या होता है? साइंटिफिक सोशलिज्म ऐसे काम करता है कि हम देखें कि समाज को कल्पना के आधार पर ना देखकर इनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि अभी SIR चल रहा है, तो ये मेजरली इसके लिए हो रहा है कि किस वर्ग के कितने लोग हैं, या फिर जो आरक्षण व्यवस्था है, कौन से वर्ण के कितने प्रतिशत लोग समाज में रह रहे हैं, उनके आधार पर हम नीति निर्माण करें। या जो हम जनगणना देखते हैं, वो साइंटिफिक समाजवाद का ही रूप होती है, वो नीति निर्धारण करने में आसानी होती है। इसी तरीके से वैज्ञानिक समाजवाद के द्वारा ही समाज में उत्पादन प्रणाली के हिसाब से इनके वितरण में आसानी होती है, ठीक है। तो यही होता है वैज्ञानिक समाजवाद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है साम्यवाद में, ठीक है। तो इसमें 2 विचारधाराओं को ध्यान रखेंगे हम, ऐतिहासिक भौतिकवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब जब हमने ये देख लिया, तो अब तीसरी चीज देखते हैं हम, विचारक कौन कौन है इसमें।
इसमें मेजरली दो ही विचारकों को हमें पढ़ना है, जो कि हमने मार्क्सवाद में भी पढ़ा था। दो विचारक कौन कौन से? एक तो कार्ल मार्क्स और दूसरा फ्रेडरिक एंगल्स। इसमें कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। कार्ल मार्क्स और दूसरा फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं, या फिर कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में हमने पढ़ा जिन्होंने हमें बुर्जुआ और सर्वहारा की परिभाषा दी, बुर्जुआ एंड सर्वहारा, ठीक है। उसी प्रकार इन्होंने इनकी सहायता की, फ्रेडरिक एंगल्स ने। इसमें इन्होंने दो साहित्य के स्रोत दिए हैं जिनसे हमें इनकी जानकारी मिलती है। एक तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और दूसरा डास कैपिटल, डास कैपिटल। इससे हमें मार्क्सवाद और समाजवाद और साम्यवाद, इन तीनों के बारे में एक मोटी मोटी समझ बनाने में आसानी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं, डास कैपिटल और समाजवाद, डास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ऐसा माना जाता है कि लेनिन जब सोता था तो उनके सिरहाने ये किताबें रखी होती थी, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और डास कैपिटल। तो ये मेजरली दो विचारक थे जिनको हमने पढ़ा। बुर्जुआ सर्वहारा वर्ग के बारे में बताया इन्होंने हमें, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी विशेषताओं के बारे में। तो विशेषताओं में क्या पढ़ेंगे हम? विशेषताओं में हम पढ़ेंगे कि साम्यवाद के क्या लाभ रहे, ठीक है, क्या होता है इससे। तो आइए हम अब इनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो इसकी विशेषताओं में हम देखते हैं कि सबसे पहले योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निर्माण, इसका अर्थ क्या होता है? जब कभी भी हम साइंटिफिक समाजवाद की बात करते हैं तो उसमें हम समाज के लोगों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करके एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निर्धारण करते हैं, जिसका हम सभी रूप में सभी लोगों तक पहुंच निर्धारित हो सके। इसका सामूहिक उत्पादन की बात करते हैं जब हम इसमें, तो ये हो सके। तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था इसीलिए महत्वपूर्ण होती है। अब हम दूसरा देखते हैं कि जो उत्पादन होता है, उत्पादन पर सामूहिक अधिकार। जब समाज का हर वर्ग इसमें सहयोग करेगा तभी जाकर उत्पादन पर सामूहिक अधिकार स्थापित हो पाएगा, ठीक है। तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था देखिए, इसकी पहली व्यवस्था तो हमने कि भाई योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा, ठीक है, उत्पादन पर सामूहिक अधिकार होगा, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। तीसरा इसकी विशेषता रहेगी वर्ग विहीन समाज की स्थापना। वर्ग विहीन समाज की स्थापना, वर्ग विहीन समाज की स्थापना मतलब अब इसमें कोई भी सर्वहारा नहीं रहेगा, कोई भी बुर्जुआ नहीं रहेगा। जब हमने पूंजीवाद में देखा, पूंजीवाद में दो वर्ग होते हैं, एक मालिक होता है, एक मजदूर होता है। इसी को हम बुर्जुआ और सर्वहारा कहते हैं। अब इसी के आधार पर जब पहली क्रांति होने के बाद दूसरी क्रांति होती है, जब मार्क्सवाद आता है, मार्क्सिज्म आता है, तो क्या होता है, जो मजदूर वर्ग सत्ता में आता है, ये मजदूर वर्ग कैसा मालिक की तरह व्यवहार करने लगता है। मजदूर वर्ग मालिक की तरह व्यवहार करता है, तो इधर ये मजदूर मालिक के रूप में आ गया, और अब ये दूसरे लोगों का शोषण करेगा ना जब, तो वो मजदूर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी खाई को समाप्त करने के लिए, ये दूसरी क्रांति को समाप्त करने के लिए कम्युनिज्म आता है, समाज साम्यवाद आता है, कम्युनिज्म। तो ये खूबी है किसकी? कम्युनिज्म की। ये हमने देखा कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। इसका चौथा और आखिरी पॉइंट रहेगा कि इसमें श्रम का मूल्यांकन किया जाएगा। श्रम का जो मूल्यांकन होगा,
ये श्रम का मूल्यांकन किसी वस्तु के आधार पर नहीं होगा, इसका मूल्यांकन सामाजिक योगदान के आधार पर होगा। किसके आधार पर? सामाजिक योगदान। अब आपके जो श्रम है उसको मेहनताने के रूप में नहीं देखा जाएगा, इसको देखा जाएगा कि आप उत्पादन कर रहे हो चीजों का, आप अपने लिए ही उत्पादन कर रहे हो, इसलिए उसको सामाजिक योगदान के रूप में देखा जाएगा। ये बेसिकली हमने देखी कि साम्यवाद की क्या क्या विशेषताएं रही। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था रहेगी, उत्पादन पर सामूहिक अधिकार रहेगा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी और श्रम का मूल्यांकन किया जाएगा, जो श्रम का मूल्यांकन सामाजिक योगदान के रूप में किया जाएगा। ये बेसिकली हमने व्यवस्था देखी। अब इसमें हम देखते हैं कि भूतकाल में किन किन देशों में किस किस तरीके से ऐतिहासिक रूपांतरण हुआ साम्यवाद का। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको कि ऐतिहासिक रूपांतरण कब होता है। जब 19वीं सदी में मार्क्सवाद की विचारधारा प्रस्तुत होती है तो इसके सबसे पहले इसका प्रतिपादन रशिया द्वारा किया जाता है, रूस के द्वारा होता है। रूस इसको वास्तविकता में प्रस्तुत करता है, जो कि पहले लोग नहीं मानते थे कि समाजवाद कोई अवधारणा नहीं जो वास्तविकता में नहीं आ पाएगी, लेकिन रूस उसके उलट इसका वो करता है। तो सबसे पहले 1917 में देखते हैं हम बोल्शेविक क्रांति होती है। इधर से देखते हैं, सबसे पहले रशिया में देखते हैं, रूस में क्या होता है। रूस में 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति होती है। बोल्शेविक क्रांति के द्वारा ये लोग रूस में साम्यवाद की स्थापना करते हैं, बोल्शेविक क्रांति के द्वारा, ठीक है। अब जब ये इसका विस्तार होता जाता है अलग अलग देशों में पूंजीवाद के विरोध में, जब समाजवाद की विचारधारा का उद्भव होने लगता है पूरे विश्व में, ये वैश्विक प्रभाव छोड़ते हैं बोल्शेविक क्रांति। उसके बाद चाइना में देखा जाता है, चीन में या चाइना में 1948 में माओ जेडोंग किसानों को इकट्ठा करते हैं और क्रांति करते हैं, जिसका प्रभाव ये पड़ता है कि चाइना में साम्यवाद की स्थापना होती है। चाइना में साम्यवादी सरकार की स्थापना माओ जेडोंग के नेतृत्व में होती है, जो किसानों को संगठित करके करते हैं। 49 में होता है, 49 में। नॉर्थ कोरिया अभी राजशाही के चक्कर में है, या राजशाही जो इतनी विस्तृत रूप से व्याप्त है नॉर्थ कोरिया में। 1948 में एक वहां प्रधानमंत्री बनते हैं किम इल सुंग, ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और नॉर्थ कोरिया में साम्यवाद की स्थापना करते हैं। आगे चलकर ये अपने परिवार की सत्ता स्थापित करते हैं और इनके परिवार के ही लोग आगे चल के आते रहते हैं। अभी किम जोंग उन है, तो ये उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आते हैं, जो अभी डिक्टेटर घोषित हो गए हैं। ये साम्यवाद के आगे चलते चलते डिक्टेटर के रूप में आ चुके हैं, ठीक है। अब वियतनाम का देखते हैं, क्यूबा देखते हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो 1959 में फिदेल कास्ट्रो और चे गुएरा, इन दोनों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, फिदेल कास्ट्रो और चे गुएरा। इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है कम्युनिज्म को लेके, और ये क्यूबा में, कैरेबियन सागर में जो आइलैंड है क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो और चे गुएरा मिलकर साम्यवाद की स्थापना करते हैं। ये बेसिकली वो चीजें रही। एक और देख लेते हैं वियतनाम में हो ची मिन एक वहां के नेता हुए। हो ची मिन के नेतृत्व में क्या होता है कि आंदोलन होता है, और वहां की सरकारों के खिलाफ या वहां के तानाशाहों के खिलाफ हो ची मिन द्वारा एक प्रोटेस्ट चलाया जाता है, जिसके बाद ये वियतनाम में साम्यवादी आंदोलन या साम्यवादी सरकार की स्थापना करते हैं। हो ची मिन वियतनाम में इनके नाम पर एक शहर का नाम भी है, जो वहां का सबसे बड़ा शहर है वियतनाम का, हनोई के पहले। हनोई राजधानी है वियतनाम की, और हो ची मिन वहां का सबसे बड़ा शहर माना जाता है।
इन्हीं के नाम पर इनको अंकल हो कहा जाता है, अंकल हो, ठीक है, इनको अंकल हो कहा जाता है, हो ची मिन्ह को, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने देखा कि ऐतिहासिक रूपांतरण क्या क्या किन किन देशों में हुआ। अपन ने रूस के बारे में देखा, चाइना के बारे में देखा, चाइना में माओ जेडोंग, आगे अपन माओवाद की बात भी करेंगे जिससे अपने नक्सलवाद प्रभावित होता है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की बात की अपन ने क्यूबा की बात की, फिडेल कास्ट्रो और चे गुवेरा के नेतृत्व में, अपन ने वियतनाम की बात की, हो ची मिन्ह के बारे में, ठीक है। तो ये मेजरली हमने देखा कि ऐतिहासिक रूप से अपन ने साम्यवाद कहां कहां तक पहुंचाया, ठीक है। अब इसका आखिरी पढ़ते हम इसकी आलोचनाएं। आलोचनाएं किस रूप में होती हैं, आलोचनाएं क्यों होती हैं, और कोई भी विचारधारा है तो उसकी नफा नुकसान तो हर जगह देखे जाते हैं, ठीक है। तो इसकी आलोचनाओं के बारे में हम देखते हैं। इसकी आलोचनाएं जब हम देखते हैं तब सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि जो फायदे पूंजीवाद में मिलते हैं वो यहां देखने को नहीं मिलते हैं। जो चीजें पूंजीवाद जिनको समर्थन करता है उनको इधर दबाया जाता है, ठीक है। जैसे आलोचना में सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव होता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव किस तरीके से होगा, आप स्वतंत्र रूप से व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, आप खुद का कुछ ऐसा काम शुरू नहीं कर सकते हैं जो शासन के इतर या राज्य के इतर करें, जिनमें राज्य की सहभागिता नहीं हो, ये नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज ये रहती है कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था रहती है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, उसकी दक्षता में कमी आती है। क्योंकि जब सभी लोगों को लगता है कि समान वितरण है तो इधर एक मेहनत का अभाव देखा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि इसके उत्पादन में गिरावट आती है, उत्पादन में गिरावट। इसको अपन पूंजीवाद के से नाप के देखते हैं कि पूंजीवाद कहता है, जब पूंजीवाद क्या कहता है, पूंजीवाद कहता है कि जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ज्यादा मिलेगा। और साम्यवाद क्या कहता है, साम्यवाद कहता है कि सभी को समान। अब इसमें पूंजीवाद में जो भी व्यक्ति ज्यादा मेहनत कर रहा है, जैसे किसी व्यक्ति ने 100 रुपए की मेहनत की तो उसको 100 रुपए ही मिलेंगे, ठीक है। दूसरे को 10 मिलेंगे, 20 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। साम्यवाद कहता है सभी को 50 मिलेंगे। जो मेहनत कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि ये सामान्य वितरण है, ठीक है। ये सामूहिक वितरण प्रणाली द्वारा काम करता है, ठीक है। तो ये साम्यवाद है। ये उसके अपन ने आलोचनाएं देखी कि क्या क्या आलोचनाएं हो सकती हैं। ये बेसिकली हमने एक समझ डेवलप की साम्यवाद के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में। अब इसमें आगे की क्लासेस देखेंगे हम, जिसमें हम माओवाद के बारे में पढ़ेंगे, माओवाद, राष्ट्रवाद, इन सब विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। ये बेसिकली हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक मोटी मोटी समझ विकसित होने लगे अपनी इन विचारधाराओं को लेके।